Jai Hind students, class 12, welcome to online class of chapter 5 and today's topic is chromosomal theory of inheritance. In the previous video, I have taught about the chromosome. It was a general topic where this chromosome is situated, where the genes are situated, what are the functions of genes. In a short video, I have given you introduction. वो बुक के टॉपिक से हटकर था. आई वॉज क्रिएटिंग अ बेसिक एंड दिस वॉज द टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एंड द पेज नंबर इज 82 and 83, 81, 82 of NCERT book and it deals with chromosomal theory of inheritance. Okay, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं. हमने एक वीडियो ये भी बनाया था, द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल. मेंडल ने 1865 में अपने पेपर को पब्लिश किया, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिड्स, जिसमें उन्होंने अपने पूरे कंक्लूजन्स को लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में प्रस्तुत किया, रिप्रेजेंट किया साइंस सोसाइटी में. लेकिन मैं ये भी बताई थी कि 1865 में पेपर पब्लिश होने के बावजूद मेंडल की प्रशंसा हुई, बट उनका वर्क पहचान नहीं पाया. हिज वर्क वॉज नॉट सो मच रिकग्नाइज्ड एंड इट वॉज फॉरगेटन बाय द पीपुल. उस समय के साइंटिस्ट और उस समय के लोगों के द्वारा उनके पेपर का पब्लिशमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ और वो रिकग्नाइज नहीं किया गया इंटरनेशनल लेवल पे और उनकी पेपर कहीं दब गई. और 1883-4 में उनकी डेथ भी हो गई. उसके बाद जो है हमारे साइंटिफिक टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और हमारा टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हुआ. माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होता गया. इसके बाद इसी बीच में 1882 में क्रोमेटिन मटेरियल की डिस्कवरी हुई, जो कि फ्लेमिंग्स के द्वारा हुई और उन्होंने एक स्टेनिंग मटेरियल को पाया इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, क्रोमेटिन मटेरियल की डिस्कवरी हुई. ये सभी मेंडल के मतलब टाइम के नहीं, उनके समकक्ष चल रहा था. उनके डेथ के बाद और ज़्यादा डिस्कवरी सेल बायोलॉजी में होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमारा टेक्निक बहुत डेवलप कर गया. बहुत साइंटिस्ट मिलके द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. इसके बाद हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप 11th का सेल डिवीज़न एक बार ज़रूर रिवाइज करें. मैं इसका वीडियो सेल डिवीज़न का बनाने वाली हूँ. आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ लेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा. सेल डिवीज़न पे कम्प्लीटली वर्क हुआ, प्रूफ हुआ. माइक्रोस्कोप से पूरे न्यूक्लियस की एक्टिविटी देखी गई कि सेल डिवीज़न के दौरान न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे होता है, उनके पूरे स्टेजेस की स्टडी हुई. और इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल था, जो कि सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमोजोम में चेंज कर जाता है, कंडेंस्ड होकर क्रोमोजोम में दिखता है और डेफिनेट नंबर में प्रेजेंट होता है, उसकी भी एक्टिविटी को देखी गई. तो ये प्रूफ हो गया था कि द एक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड जीन. यहीं से बात आई कि क्यों हम ना क्या करें कि मेंडल्स के जेनेटिक इनहेरिटेंस को कह दें क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि जीन कहाँ है. मेंडल का फैक्टर जो है वो बाद में जॉनसन के द्वारा जीन कहा गया कि द मेंडल फैक्टर्स आर जीन. फिर टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स एडवांस हुए, फिर उनका डेफिनेशन जीन का बदलता गया. जीन को डिफाइन किया गया एक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमोजोम. तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, दैट इज़ वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी. सटन एंड बोवरी शॉर्ट में बोलते हैं. सटन एंड बोवरी ने इस पे वर्क किया और सिंथेसाइज किया एक थ्योरी को, क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. उसमें क्या किया, जो मेंडल जो एब्स्ट्रैक्टली जीन की बात कर रहे थे, फैक्टर की बात कर रहे थे, उन्होंने उसका पोजीशन कहीं नहीं बताया था कि आखिर ये जो जीन फैक्टर है वो सेल में कहाँ है या बॉडी में कहाँ है. तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि जीन हर सेल में है, क्योंकि क्रोमोजोम का एक्टिव पार्ट ही जीन होता है और क्रोमोजोम हर सेल में है. इसका नंबर थोड़ा डिफर करेगा, हाफ रहेगा, हाफ नंबर गैमीट्स में रहेंगे.
मीन्स एग या मदर मेल या फीमेल गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, और सभी सोमैटिक सेल्स में टोटल 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो उस स्पीसीज का है, जैसे हमारा 46 है तो हमारे सारे सोमैटिक सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रहेंगे। मात्र हमारे गैमिट में, मीन्स अगर मेल है तो स्पर्म में और फीमेल है तो ओवम में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रहेंगे। जब इन सभी चीज़ों की डिस्कवरी हो गई तो एक एक्सपेरिमेंट और एक हाइपोथेसिस या एक थेसिस का फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कुछ नहीं, मेंडल के फैक्टर को कंपेयर कर दिया गया क्रोमोजोम से, और कैसे पॉइंट वाइज कंपेयर किए हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। टेबल 5.3 के एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 82 में टेबल दिया हुआ है, कंपैरिजन ए एंड बी कॉलम बना के, जो कि क्रोमोजोम और जीन का कंपैरिजन है। ओके, मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बहुत कुछ समझा रखा है, इसलिए ये टॉपिक समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक आप एक बार फिर से क्रोमोजोम का वीडियो देख लें। ओके, क्या हुआ? क्रोमेटिन मटेरियल वाज डिस्कवर्ड। क्रोमेटिन मटेरियल वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग इन 1882 कि समथिंग स्टेनिंग मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, कैसे कैसे वर्कआउट हुआ और कैसे चेन बना डिस्कवरीज की, और हम लोग फाइनली कैसे जेनेटिक्स को एडवांस रूप में लेते चले गए मेंडल के बेस के साथ। मेंडल को थोड़ा मॉडिफाई करने के साथ साथ हम लोग एडवांस्ड जेनेटिक्स में कैसे इंटर किए। इसलिए इंटर कर पाए क्योंकि हमारी टेक्निक डेवलप हो रही थी, इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हो रहे थे, साइंटिस्ट लगातार वर्कआउट कर रहे थे डिफरेंट सेल बायोलॉजी के फील्ड में। कोई सेल पे वर्क कर रहा था, कोई न्यूक्लियस पे वर्क कर रहा था, कोई सिर्फ क्रोमोजोम पे वर्क कर रहा था, कोई क्रोमोजोम का बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन वर्क कर रहा था। और इसी बीच ये सटन एंड बोवरी ने अपना थ्योरी लेकर आए, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि कंप्लीटली प्रूव्ड हुआ एक्सपेरिमेंटली बाय दिस टी.एच. मॉर्गन एंड हिज कलीग्स। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिए इन्होंने, बात कही, और ये टी.एच. मॉर्गन एंड हिज कलीग्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, जो कि आपका फ्रूट फ्लाई है। आप आम के सीजन में इस बड़ी वाली मक्खी को देखते होंगे, ये बड़ी वाली मक्खी है। ओके, कैसे चेन बना? क्रोमेटिन मटेरियल डिस्कवर्ड, क्रोमेटिन मटेरियल की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इज बेस्ट अंडरस्टूड, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा गया क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। सेल डिवीजन, द क्रोमोजोम मूवमेंट हैड बीन वर्कड आउट, सेल डिवीजन पे अच्छे से वर्क किया गया, जिसमें इनका भी योगदान था। सटन एंड बोवरी भी सेल डिवीजन पे वर्क किए थे, और सेल डिवीजन पे वर्क करने के दौरान पता चला कि ये जो क्रोमोजोम ही है जिसमें एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, वो डिवाइड, उसका नंबर कम हो रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है, पोल्स पे जा रहे हैं, वो कभी अरेंज्ड हो रहे हैं। तो सारा जो सेल डिवीजन की एक्टिविटी थी वो क्रोमोजोम पर फोकस हो गई। ओके, आफ्टर कंक्लूडिंग दिस ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, जो कि कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं था मेंडल की तरह, ये सभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रहे थे बाय साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑल दिस टेक्निक्स। फिर सटन एंड बोवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। वो देखे कि मेंडल साहब ने जिस जीन की बात की थी उसका जो बिहेवियर है वो क्रोमोजोम से पैरेलल चल रहा है। मीन्स अगर हम जीन की बात करते हैं तो जीन को रिप्लेस कर दें, उसके जगह पे क्रोमोजोम की बात करें, तो इसका भी जो सेल डिवीजन के दौरान और कैरेक्टर ट्रांसफर के दौरान, सेल कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होगा? गैमिट्स में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, और गैमिट्स कैसे बनता है? सेल डिवीजन से, दैट इज मियोसिस। तो जब पूरी मियोसिस की स्टडी हो गई एक्सपेरिमेंटली, उसको उसके प्रोसेस को पूरा वॉच किया गया अंडर द माइक्रोस्कोप, देन देखा गया कि अगर हम जीन को, मेंडल्स के जीन को रिप्लेस कर दे क्रोमोजोम से, तो ये मेंडल की बात सही होगी।
means in place of gene if we will use the term of chromosome, then it is also perfect to prove the Mendel's law of inheritance. तो Mendel's law of inheritance that was based on factor or gene come to be known as, or it was converted into chromosomal basis of inheritance. क्योंकि मैंने बता रखा है जीन कहाँ है, जीन क्रोमोसोम का ही पार्ट है, तो क्यों हम इस पार्ट की बात करें, ये सारा क्रोमोसोम उठ के जाता है गैमेट्स में, तो क्यों ना हम क्रोमोसोम की बात करें। तो ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट्स टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को, जब आप सेल बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि प्रोफेज में न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर ही ये क्रोमोसोम रहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में, लेकिन जैसे जैसे डिसअपियर होता है क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो भी अपना परफेक्ट शेप लेकर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में 4 क्रोमोसोम है तो ये कंडेंस होके 4 हो जाएंगे। फिर इन्होंने देखा कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज में ये क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे ये ऐसे करके अरेंज्ड हो जा रहे हैं। ओके, देन इन्होंने देखा कि जब एनाफेज हो रहा है तो ये क्रोमोसोम ही तुम्हारे मूव करके और पोल के पास ऐसे जा रहे हैं, ये क्रोमोसोम ही है। ओके, ये क्रोमोसोम ही पोल के पास मूव होके जा रहे हैं। फिर देखा कि फिर इसी क्रोमोसोम के पास ऐसे न्यूक्लियस का बनना फिर से स्टार्ट हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड टेलोफेज, और फिर ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है एंड देन दिस सेल बिकम 2 सेल्स। तो सारा जो मूवमेंट है ये स्टडी किया गया और देखा गया कि ये फोकस किया गया क्रोमोसोम पे, और इस क्रोमोसोम पे प्रूव कर दिया गया था कि दैट द बेसिक एक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज जीन्स। तो क्यों ना हम आराम से कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल बेस्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन से एंड वी कैन एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ बाय द मूवमेंट ऑफ मेंडल्स लॉ और मेंडल्स लॉ बाय द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन। क्योंकि सेल डिवीजन वाइटल रोल प्ले करता है, वही रोल ही प्ले करता है जिससे या तो हमारा ग्रोथ होगा तो माइटोटिक डिवीजन होगा, और अगर हमारे गैमेट्स बनेंगे तो मियोसिस होंगे। प्लीज एक बार सेल डिवीजन के वीडियो को या इस सेल डिवीजन के टॉपिक को पढ़िएगा। तो हम सेल डिवीजन में हमेशा क्रोमोसोम की बात करते हैं, जीन की बात नहीं करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे समझ गए कि हम लोग क्यों आसानी से क्रोमोसोम को कह सकते हैं, जेनेटिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग रिप्लेस करके कह सकते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, सटन एंड बोवरी। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। कंपैरिजन करते हैं, एक कॉलम आपके बुक में बनाया गया है यहाँ और एक कॉलम बनाया गया है यहाँ। ओके, कंपैरिजन करते हैं और फिर बाद में प्रूफ करेंगे कौन सा कॉलम जीन है और कौन सा कॉलम क्रोमोसोम का है। ये बुक में नहीं लिखा है कि कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है। ओके, फिर लेकिन हम लोग इसके कंपैरिजन को देखेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये क्रोमोसोम है, ये जीन है, और ये कैसे पैरेलल इनकी एक्टिविटी और बिहेवियर चल रहा है, और हम आराम से प्रूफ करेंगे कि दिस मेंडल्स जेनेटिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज इक्वल टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारा पहला है ए, अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर। ओके, बी में भी लिखा हुआ है अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर। अगर हम मानकर चलते हैं कि ये ए को क्रोमोसोम मानते हैं और बी को जीन मानते हैं, yes it is right, the chromosome occurs in pair because in a diploid organism every chromosome is in diploid structure and it is called as homologous chromosome, जो कि इक्वेटर पे अरेंज होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ जब सेल डिवीजन होता है तो इक्वेटर पे मियोसिस, स्पेशली हम लोग मियोसिस को यहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे कि मियोसिस ही गैमेट्स को बनाते हैं, और मियोसिस के जब गैमेट मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है और वेरिएशन आते हैं। तो जब भी वेरिएशंस की बात होगी तो सेल डिवीजन में मियोसिस की बात होगी, माइटोसिस की नहीं होगी, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन में वेरिएशन नहीं लाता, क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं, और माइटोसिस जो है वो इजी सेल डिवीजन है। मियोसिस वाइटल है क्योंकि इससे वेरिएशंस आते हैं गैमेट में और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से
तुम्हारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यही गैमेट जो क्रोमोजोम कैरी करते हैं, इसी के बेसिस पे वो जो जाइगोट होगा ऑफस्प्रिंग बनेगा और एक एम्ब्रियो बन के एक इंडिविजुअल बनेगा, वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा। सो हियर वी विल फोकस ऑन मियोसिस। तो जब हम लोग मेटाफेज को देखते हैं तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका 4 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, तो होमोलोगस क्रोमोजोम एक साथ अरेंज होते हैं अक्रॉस द इक्वेटर। इक्वेटर के आजू बाजू में एक साथ ये होमोलोगस क्रोमोजोम अरेंज्ड होते हैं। और चूंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड है, मतलब 2n है, इसका मतलब ही हुआ ये n जो है ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है। जैसे इसके पास 2 क्रोमोजोम है 1 and 2, तो ऐसा 1 and 2 इसके पास 2 एक और सेट में है, वो भी यही रहेगा, ये 1 का ही जीन कैरी करेगा और यही रहेगा 1 and 2। ये 1 and 2 क्या होगा, एक ये जब गैमीट इसका हो, जब ये बना होगा ये ऑर्गेनिज्म, तो ये इसके फादर से आया होगा और ये इसकी मदर से आई होगी। ओके, और तब ये ऑर्गेनिज्म फिर से सेट हुआ होगा, इसका क्रोमोसोमल नंबर एस्टेब्लिश हुआ हो गया 4, 2 फादर से 2 मदर से 4 बने होंगे। तो ये जो सेम क्रोमोसोम नंबर का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट होता है इक्वेटर के पास, दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड यस, द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन pair, one from father and one from mother, and all these chromosomes have the same gene। यहाँ पे सेम जीन रहेंगे, जैसे यहाँ टॉलनेस हाइट का जीन रहेगा तो यहाँ भी हाइट का ही जीन रहेगा। और जहाँ पे क्रोमोसोम पे जहाँ पे जीन लोकेटेड रहता है उसको लोकस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोकस। और ये होमोलोगस लोकस हो गया क्योंकि यहाँ पे भी हाइट का ही जीन है T और यहाँ पे भी हाइट का ही जीन रहेगा T। ये कैरेक्टर इसके फादर से आया होगा और ये कैरेक्टर इसके मदर से आया होगा और ऐसे अरेंज्ड होंगे। और गैमिट में ये बट के 2 एक गैमिट में जाएगा और 2 एक गैमिट में जाएगा, और ये प्रक्रिया होगी आपकी क्या, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1। इसीलिए मियोसिस 1 को इक्विवेलेंट कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। यहाँ 4 था, 1 2 3 4, यहाँ देखो अब एक गैमेट में 2 और 2, और फिर ये सेम माइटोटिकली डिवाइड करेगा मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 इज सेम एज लाइक माइटोसिस, और यहाँ पे ये 1 2 बनाएगा और यहाँ पे भी ये 1 2 बनाएगा, जिसमें माइटोसिस की ही तरह इसमें कोई क्रोमोसोमल नंबर चेंज नहीं होंगे और रिजल्टेंट हमारा 4 गैमेट बनेगा। तो यस, इट अकर्स इन पेयर। उसी तरह हम जीन्स को देखते हैं तो मेंडल ने कहा था कि जीन्स जो हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं। यस, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की हमारे पास प्रूफ मिला बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वो हम लोग जाने कि हाँ हम लोग होमोलोगस पेयर पे ये जो जीन्स रहते हैं वो पेयर में ही रहते हैं, क्योंकि 1 आता है 1, और ये पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, अलील्स। इसी पेयर को हम लोग क्या कहेंगे, अलील्स। 1 फॉर्म ऑफ जीन कम फ्रॉम फादर एंड 1 फॉर्म ऑफ जीन कम फ्रॉम मदर। तो ये प्रूफ हुआ, ये कैरेक्टर सेम हुआ, पैरेलल चल रहा है। ए, अगर ए को अभी तत्काल हम लोग क्रोमोसोम मान रहे हैं तो इट अकर्स इन पेयर, बी को जीन मान रहे हैं तो यस इट अकर्स इन पेयर। नेक्स्ट कैरेक्टर को लेके चलते हैं जो कि आपके टेबल 5.3 के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। टेबल 5.3, आई एम डिस्कसिंग टेबल 5.3। मैं 5.3 को डिस्कस कर रही हूं, दैट इज गिवन इन द पेज नंबर 82। ओके, सेकेंड पॉइंट इज गिवन इन द बुक दैट segregate at the time of gamete फॉर्मेशन। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मैं बार बार बोल रही हूँ, हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, पूरा फोकस करेंगे मियोसिस पे। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट only one of each pair is transmitted to the gamete, that such that I am writing this from NCERT book. Segregate at the time of gamete formation such that only one pair is
transmitted to the gamete. ओके, अब इस बेसिस पे हम जीन और क्रोमोसोम के नेचर को देखते हैं. इसमें भी यही बात लिखी हुई है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट. इट इज ऑल्सो ट्रू, अगर किसी सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं, 1 2 3 4, और ये डिवीजन के मोड में आ गया है, इसका न्यूक्लियस सब डिसअपियर हो गया है और क्रोमोसोम आ गया है, तो जब ये गैमेट बनाएगा तो यस ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन 2 गैमेट मियोसिस 1 के बाद बनेंगे, 2 सेल बनेंगे और ये सेग्रीगेट कर जाएगा 2 and 2 में. ओके, गैमेट फॉर सच दैट ओनली वन पेयर, ये 2 पेयर था, एक क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम और ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये ऐसा सेग्रीगेट करेगा कि एक पेयर इसका जो है, इसका एक पेयर आएगा, एक पेयर का एक क्रोमोसोम आएगा और इसका जो दूसरा पेयर का एक क्रोमोसोम आएगा. Means during the gamete formation chromosome will be separated or the gene will be separated in such a way that एक ही आएगा, एक पेयर का एक ही आ पाएगा गैमेट में. तो ऐसा क्रोमोसोम के साथ होता है. हम लोग मियोसिस जब पढ़े हैं तो उसमें प्रूव हो चुका है कि यस, वन पेयर, ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर, only one chromosome of the homologous pair is transferred to the gamete. जैसे अभी हम लोग इसको काला किए हैं और इसको दूसरा क्रोमोसोम है, मानो ये लाल कर दे रहे हैं, तो इसका एक जाएगा और इसका एक जाएगा. ओके, और दूसरे गैमेट में भी एक जाएगा और एक जाएगा. यही ये पॉइंट कह रहा है. ओके, मेंडल ने भी क्या कहा था, हमने बनाया था ऐसे टी और टी बनाया था और फिर ऐसे करके हम लोग गैमेट बना रहे थे. इन्होंने कुछ एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं दिया था, लेकिन ये बात तो कही थी कि ओनली वन पेयर ऑफ द, ओनली वन फॉर्म ऑफ द अलील विल गो टू द वन गैमेट. एक गैमेट में एक ही फॉर्म ऑफ अलील आएगा, ये नहीं कि एक ही गैमेट में ये दोनों अलील आ जाएंगे, नहीं, 1-2 गैमेट बनेंगे और सेपरेटली दोनों अलील्स जो हैं, एक पेयर ऑफ जीन के 2 फॉर्म ऑफ अलील जो है वो सेपरेटली गैमेट में ट्रांसफर होंगे. तो हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेग्रीगेशन इज डन इन सच अ वे दैट ओनली वन क्रोमोसोम और only one form of the gene will be transferred into the gamete. अगर 4 जोड़ा क्रोमोसोम है, 4 मतलब 2 जोड़ा क्रोमोसोम है, तो इसमें से इस जोड़े का एक क्रोमोसोम और इस जोड़े का एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा और दूसरा जोड़ा दूसरे गैमेट में जाएगा. तो यस, इट इज प्रूफ. जीन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. मेंडल ने यही बात कही थी बिल्कुल, और क्रोमोसोमल मूवमेंट में भी, मियोसिस में भी ये बात प्रूफ हुई. तो हम लोग इसको जीन को रिप्लेस कर सकते हैं आपके क्रोमोसोम से. ओके, आपके दोनों टेबल में 5.3 में बस यही कंपैरिजन दिया हुआ है जीन एंड क्रोमोसोम को, कि देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट टेबल का है इंडिपेंडेंट जीन, इंडिपेंडेंट पेयर्स segregate independently of independently of each other. अब इस पॉइंट से प्रूफ होगा कि कौन सा कॉलम क्रोमोसोम है और कौन सा कॉलम जीन है, क्योंकि बुक में ये बात लिखी नहीं हुई है कि ए जीन के बारे में बात हो रही है या बी जीन के बारे में बात हो रही है. इस पॉइंट से डिस्कस होगा, प्रूव होगा कि ए जीन है या ये बी जीन है, ये क्रोमोसोम है या ये क्रोमोसोम है. तो देखिए कितनी सिमिलरिटी है क्रोमोसोम और जीन में कि हम लोग इजीली सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है. तो इस पॉइंट से हम लोग ज्यादा सेपरेट करेंगे. आई एम राइटिंग इट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. सो द वन पेयर सेग्रीगेट्स, बी में क्या लिखा हुआ है, वन पेयर segregates. In hurry if the spelling will be mistaken, so please I am sorry for the spelling mistake.
one pair segregates independently of another pair, ओके। यहाँ पे कहा गया है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर्स, जैसे मानो हम जीन मानते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट पेयर्स। अगर ऐसा हम लेते हैं और ये जीन था, मानो ये टॉलनेस का टी, ये कलर का था वाई और ये ऐसा वाई, ये मानो सीड शेप का था राउंड एंड रिंकल्ड, ऐसा मानते हैं, ओके, स्मॉल आर। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या है, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यस, ये जो इंडिपेंडेंट पेयर्स है ये सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। टी अलग जाएगा, टी एक गैमेट में जाएगा, ये वाला वाई एक यहाँ पे आएगा, ये वाई यहाँ पे आएगा, ये आर यहाँ पे आएगा और ये आर इसमें आएगा। तो यस, इस पॉइंट से हम पकड़ेंगे, आई थिंक सो, नो वन हैज प्रूव्ड टिल नाउ दैट विच कॉलम इज क्रोमोसोम एंड विच इज जीन। ये आप पे भी है, यू कैन गिव योर व्यूज इन कमेंट कि कौन सा कॉलम आपको क्रोमोसोम लग रहा है और कौन सा कॉलम आपको बी लग रहा है। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे क्या लग रहा है देखिए, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो इंडिपेंडेंट जो पेयर्स है वो सेग्रीगेट होते हैं दूसरे पेयर से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। यहां पे क्या है, वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। देखिए, अगर हम दो पेयर लिए, ये जो पेयर है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेपरेट करेगा इस पेयर से, बिल्कुल कोई इस पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो ये बात है, वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, मतलब एक जोड़ा जो क्रोमोसोम है या जीन है वो दूसरे जोड़े से बिल्कुल इंडिपेंडेंट पेयर से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहा है। तो जो सेपरेशन की बात आती है जीन में, तो वो पेयर, एक पेयर में बात आती है। मीन्स एक जीन जो है वो दो अलीलिक फॉर्म में होता है और इस पेयर से सेपरेट होने की बात मेंडल ने कहा था। लेकिन जब क्रोमोसोम की बात आती है तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इस होमोलोगस दूसरे वाले वन क्रोमोसोम होमोलोगस था और ये टू होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये जो है ये बिल्कुल इससे इंडिपेंडेंटली सेपरेट करेगा, ओके। तो वन पेयर सेग्रीगेट्स, एक जोड़ा, इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो आई थिंक सो बी इज द क्रोमोसोम एंड ए इज द जीन। It is a matter of thinking. We will discuss and give me comments also. And here independent pairs independently segregate independently of each other. और यहाँ जो जीन है वो पेयर में रहते हैं और इससे ये एक दूसरे से independently separate होता है। तो this column proves that how we can compare a gene, Mendel's gene, with the activity of chromosome. Okay. In one column A, I think so, chromosomal activity is given. It is not written in the book which column is chromosome and which column is gene. And in column B, it is given about the, I think so, genetic character. I may be wrong. But there is little much confusing in the third point. अगर इसको आराम से समझेंगे तो हम क्रोमोसोम का कौन सा बिहेवियर है और जीन का कौन सा बिहेवियर है बता सकते हैं। लेकिन आप इसको, इस टेबल को पढ़ के देखिए कि क्रोमोसोम और जीन में कितनी सिमिलरिटीज है। सो सटन एंड बोवरी हैज गिवन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ inheritance, and you can write in 3 and 4 points that in this way we can compare the gene. आप एक कैरेक्टर, इसको क्रोमोसोम के एक कैरेक्टर को या इस दोनों टेबल को बना के आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन राइट द आंसर दैट वी कैन कंपेयर द जीन एंड क्रोमोसोम इन द फॉलोइंग टेबल, और आप दोनों टेबल में तीनों कैरेक्टर को लिखेंगे एंड इट वॉज प्रूव दैट द जेनेटिक कैरेक्टर, द जीन कैरेक्टर इज shows very much similarities or it can be replaced by the activity of the chromosome during the meiosis or gamete formation or the
मेंडल साहब ने भी गैमेट फॉर्मेशन की ही बात की थी, उसमें जीन सेपरेशन, एलील्स के सेपरेशन की बात की थी। तो हम लोग प्रूफ किए दैट जीन्स कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम। उसी तरह अब फर्दर जो टॉपिक होंगे जेनेटिक्स में, वो टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद मोर एंड मोर स्टडीज़ होते गए और मेंडल साहब से भी डेविएशंस और मिलते गए। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक लिंकेज है, जो भी ये क्रोमोसोम के सेपरेशन पे ही डिपेंड करता है। ये उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिंकेज को पढ़ेंगे और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो मॉर्गन साहब ने दिया था, मॉर्गन एंड हिज कलीग्स, विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड द एक्सपेरिमेंट्स वाज done on Drosophila melanogaster, that is your fruit fly. Okay, this is the basis, that chromosomal theory of inheritance given by Sutton and Boveri. And if you have to give the answer, then write the tables that is given in your NCERT book 5.3 page number 82. Thank you.